नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ जयपुर दुनलोड। दुनलोड नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किससे मिलने आई हूँ। जी हाँ, रघुवेंद्र सिंह दुनलोड से। रघुवेंद्र सिंह दुनलोड घुड़सवारी की दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें IHSI इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रतिष्ठित शेखावत वंश से ताल्लुक़ रखने वाले रघुवेंद्र सिंह एक समृद्ध विरासत के वाहक हैं जो भगवान राम के पुत्र कुश तक अपनी जड़ें पहुंचाती है। उनका वंश, जिसे कछवाहा के नाम से जाना जाता है, साहस और महानता के इतिहास का प्रतीक है। 1471 में उनके प्रमुख पूर्वज राव शेखा ने भरवाड़ा से एक महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व किया। अद्वितीय साहस और रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए राव शेखा ने अमरसर पर कब्जा किया और जीत हासिल की, जो उस समय नवाबों के नियंत्रण में था। यह विजय न केवल उनके प्रभुत्व के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक बनी, बल्कि उनके साहसिक कार्यों और वीरता के लिए राव शेखा के नाम पर इस वंश को शेखावत के नाम से जाना जाने लगा। शेखावत वंश की वीरता की विरासत सदियों तक जारी रही और उनकी अंतिम उल्लेखनीय लड़ाई 1707 में सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ी गई थी। वीडियो में दिखाई दे रही ऐतिहासिक दुनलोड किला इस स्थायी विरासत का एक स्मारक है। 1750 में निर्मित यह किला अब 275 वर्ष पूरे कर चुका है और शेखावत वंश की ताकत और सहन शक्ति का प्रतीक है। IHSI की स्थापना के माध्यम से रघुवेंद्र सिंह दुनलोड भारत में स्वदेशी घोड़ों की समृद्ध विरासत को बनाए रखते हैं और अपने पूर्वजों की विरासत को गर्व और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए अब बातचीत करते हैं रघुवेंद्र सिंह दुनलोड से। खमागड़ी हुकुम। खमागड़ी भावना जी। बहुत ही सुंदर फोर्ट है दुनलोड फोर्ट। आपके घोड़े भी देखे, बहुत शानदार हैं। तो थोड़ी बातचीत करते हैं आपसे। एक बात बता दूं दर्शकों को भी और आपको कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं जो खास करके नए लोग आए हैं घोड़े की इंडस्ट्री में, उनको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आप पायनियर हैं, ये जो सोसाइटी बनी है इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू की, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ज़रूर। मुझे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी के मौसम में आपने इतनी हिम्मत करी कि शेखावाटी के इलाके में आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल को मैं देखता रहता हूँ और उससे ये ज़रूर महसूस हुआ मुझे भी कि ये मौका आप हमें दे रहे हो, हर चीज़ आपके सामने आपके ज़रिए से सामने लाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको देखेंगे तो समझेंगे कि क्या इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, मौजूदा क्या है, आगे क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो जो सबसे पहले आपने जो ये सवाल किया है कि ये सोसाइटी जो इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी है ये कैसे बनी, क्यों बनी, क्या है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं जब घोड़ों से मेरा जुड़ाव रहा बचपन से, क्योंकि फादर स्टेट फोर्स में थे और फिर 61st कैवलरी में आए तो आर्मी के घोड़ों पे राइडिंग करते थे, वहीं सीखे 5-6 साल की उम्र में। और फिर जब मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ने गए तो छुट्टियां में जब हम मारवाड़ के जो ठिकाने थे या जो ऐसे एरियाज थी जहाँ घोड़े थे तो वहाँ जाया करते थे। तब मारवाड़ी घोड़ों से पहला इंटरेक्शन हुआ। अच्छा। और उनके साथ राइडिंग भी शुरू करी। फिर 1980s की बात है, श्री जी उदयपुर पोलो खेलते थे उस वक्त, और उनके पास में कुछ मारवाड़ी घोड़े भी थे जो पोलो खेलते थे, और वो जयपुर लेके आए थे उन घोड़ों को। वहाँ से मेरी थोड़ी इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं अपन भी मारवाड़ी घोड़े रखें, पोलो का शौक़ था मैं, और तो मैंने, उनकी इच्छा थी कि कुछ घोड़े वो निकालना चाह रहे थे। अच्छा। तो उनसे मैंने 2 मारवाड़ी घोड़े उस वक्त लिए जिस पे वो पोलो भी खेला करते थे। तो वो घोड़े मेरे पास आए और उसके बाद 1982 के अंदर एक फिल्म थी फार पवेलियन, और उसमें मैंने काम किया था।
अच्छा। उनके साथ में मैं उनका लोकल लिएजॉन था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1 साल इंडिया में चला वो। तो उनको घोड़े चाहिए थे। अच्छा। तो वो आर्मी के घोड़े लेके आए और उनके साथ में उन्होंने वो जो ट्रायल होता है वो किया। तो राजमहल पैलेस में हम लोग थे और जब वहाँ ये घोड़े वो लेके आए तो उनका आर्ट डायरेक्टर बोला कि साहब जो मैं ये फ़ोटोएं देखता हूँ पैलेस के अंदर, पुराने घोड़ों की, राजाओं की, अपने पुराने ड्रेसेस में, तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। अभी जो घोड़े पे हम बैठे हैं, हमारे एक्टर्स को बिठा रहे हैं, तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो मैंने बीच में उनको बोला कि आपको कैसे मज़ा आ सकता है जब आप घोड़ा ही दूसरा है। तो उन्होंने कहा घोड़ा दूसरे से क्या मतलब? मैंने कहा ये मारवाड़ी नहीं है, अच्छा। ये एक आर्मी का थॉरोब्रेड घोड़ा है। तो उन्होंने कहा हमने तो मारवाड़ी देखा ही नहीं, कैसा होता है, क्या होता है? तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके घोड़े मंगाए और फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ हमें ये चाहिए। तो 25 घोड़े उस वक्त मारवाड़ी इन्होंने खरीदे, और मतलब वो फिल्म वालों ने। अच्छा। उन्होंने खरीदे। और ये कहा मुझे कि अब आपकी जिम्मेदारी है, साथ साथ में आप ये भी काम देखोगे कि इनको ट्रेन करो और हमें राइडर्स लाओ, ताकि हम फिल्म के अंदर आगे आगे के सीन में हमारे मारवाड़ी रखेंगे और पीछे आर्मी के जो पुलिस के घोड़े हैं वो अपना करेंगे। तो वो जब घोड़े आए फिल्म के अंदर, और जब वो फिल्म शूटिंग ख़त्म होने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि हम ये सारा सामान और हमारे ये ड्रेसेस, पुराने साफ़े, अचकन, ये जो हैं सारी चीज़ें हम इंग्लैंड ले जाएंगे और वहाँ एग्जीबिशन करेंगे फ़िल्म के बारे में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम ये घोड़े भी ले जाएंगे। तब मुझे ध्यान आया कि घोड़ों पे तो बैन लगा हुआ है। उस टाइम ब्रिटिश टाइम से बैन था। तो मैंने कहा कि आपके तो ये समस्या आएगी, घोड़ों पे तो बैन है। तो उनका वो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे 2-3 दिन तक हमारी बात चली। तब मैंने उनसे एक बार कहा कि भाई अगर आप नहीं ले जा सकते तो मेरा ऑफ़र है कि ये घोड़े अगर आप मुझे बेचना चाहो तो मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे ही बोले आपने 1 साल हमारे साथ काम किया और ये है, तो हम आपको एक ऑफ़र देते हैं कि हमने जिस रेट पे ये घोड़े खरीदे उसकी 50% रेट पे हम आपको देने को तैयार हैं। अरे वाह। तो हमने वहाँ का वहीं से डील बात कर लिया। कर ली और फिर मेरे पास ये 27-28 घोड़े आ गए। उससे फिर मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई अपन कोई क्लब करें, नहीं तो मैं इनको पालूंगा कैसे? सही है। तो उससे फिर हम लोगों ने एक सोसाइटी सी बनाई, छोटी सी स्पोर्ट्स की। अच्छा। और हमने उसके साथ हमने शुरुआत करी। उसके बाद फिर ये चला कि भाई इन घोड़ों को मेंटेन के लिए क्या करें। तो फिर पोलो के कुछ खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, उन्होंने मुझे आइडिया दी कि जैसे पोलो के बीच में गैप होता है, हाँ। गेम में, तो हमने उनको चेंज एक, करने वाला हाँ जो बोल जैसे रहे नहीं आप। वो नहीं, जैसे एक टूर्नामेंट खत्म हो गया, अच्छा। फिर 2 दिन 3 दिन मैच नहीं होता, हाँ। क्योंकि घोड़े रेस्ट करते हाँ, हैं हाँ। खिलाड़ी, फिर नेक्स्ट मैच होता है। तो उन 3-4 दिनों के अंदर हमने इनसे मैंने बात करी कि हमारे पास घोड़े तो हैं ही, तो अपन क्यों नहीं 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूम के आए। तो जयपुर से मंडा, विष्णु सिंह जी मंडा, आपने नाम जरूर सुना होगा उनका, बहुत घोड़ों के शौकीन थे, उनके गांव तक हम मारवाड़ी घोड़ों पे गए। अच्छा। सबसे पहले तो हम उनके गांव तक जब पहुंचे, वहाँ रात को रुके, तो वहाँ इन लोगों से जब बात हुई तो इन अंग्रेज़ों ने मुझे कहा कि भाई ये आप यहाँ इंडिया में सफारी क्यों नहीं करते? क्योंकि अफ्रीका में होती है, सब जगह होती है, आपका जो टेरीन है, आपका ये जो घोड़ा है, ये तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। तो वहाँ से ये आइडिया आई सफारी की। अच्छा। फिर हमने हॉर्स सफारी शुरू करी। फिर मेरे साथ में जब ये हॉर्स सफारी हुई तो नागौर के मेले में हम लोग, पहली जो हमारी एक राइड गई थी, 2-3 राइड हो चुकी थी। नागौर के मेले में जब 94 की बात है, ये 93-94 की बात है, तब वहाँ हम जब सफारी में गए तो फ्रांचेस्का मेरे साथ आई हुई थी एज ए क्लाइंट राइडिंग के लिए। और वो जब वहाँ थी तो उन्होंने मारवाड़ी घोड़े जब देखे तो उनका बहुत मन किया कि मैं इन घोड़ों को खरीदूँ। तो मैंने उनसे भी कहा कि ये घोड़े बाहर जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो लेने ही लेने हैं। तो वहाँ एक शांति नाम की एक अबलक घोड़ी थी, वो उन्होंने परचेज़ करी और परचेज़ करके वो ले आए, यहाँ ढूंढलोद लाए। फिर यहाँ हमारी बात हुई कि इनको घोड़ों को मैं ले जाना चाहती हूँ। फिर इसलिए फिर मैंने सरकार से बात करी कि भाई ये घोड़े हम ले जाना चाहते हैं, बैन लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्या है। तो सब ये बातें जब सामने आई तो हमने ये फैसला किया कि भाई अपन इस तरीके से सरकार से पूछ करके और इसका एक फॉर्मेट तैयार करें। तो सबसे पहले जब विदेशों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई सोसाइटी है, सरकार रजिस्ट्रेशन करती है, कोई पासपोर्ट है,
उसके बिना तो घोड़ा जा नहीं सकता। आप बैन भी हटवा दोगे। ये सिस्टम ऑलरेडी इतने साल पहले फॉरेन में चल रही फॉरेन में चल रही थी। फॉरेन में तो सब जगह ये सिस्टम था, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल प्रोटोकॉल, क्वारंटीन सब था। तो जब ये सब सामने बातें आई तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं। फिर हमने ब्लड सैंपल लिए, घोड़ों के, एनआरसी बात करी, एनआरसी एग्जिस्टेंस में आ गई थी उस वक्त, उनसे बात करी। उनके पास में उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो टेस्ट कर सकें जो कि अमेरिका में यूएसडीए डिपार्टमेंट को चाहिए था। अच्छा। तो इसलिए मैं उनको लेकर के पूना गया और पूना में जो डायरेक्टर साहब थे वहाँ पर मैं उनसे मिला और उनको जाके मैंने कहा, साहब आप अगर ये टेस्ट कर सकें तो मैं ये खून लाया हूँ। उन्होंने तो 2 मिनट में मेरे को पूछा, कौन सा खून लाए हैं आप? मैंने कहा, मैं मारवाड़ी का। क्या आप गेट आउट बाहर जाइए मेरे ऑफिस में से। मैंने कहा, सर क्या बात हुई? बोले, ये तो डिजीज्ड हॉर्सेज हैं। अच्छा। ये कोई घोड़े थोड़े हैं, दे आर ऑल दीज रिफ रैफ हॉर्सेज। आप कहाँ ये ब्लड मेरे सैंपल ले आए, मेरी लैब में दिक्कत हो जाएगी, आप इसको ले जाइए। ऐसी मान्यता क्यों? कि बस कि ये उनको ये था ही नहीं कि मारवाड़ी घोड़े की वो पहचान ही नहीं थी। अच्छा। और ये तो देखिए, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि हमारे को खुद को वो पहचान नहीं थी। सही है। हमें तो सिर्फ एक था कि भाई घोड़ा है, हाँ। बस ठीक है, सुंदर है, अच्छा है, और यूटिलिटी का हिसाब से भाई हम राइड कर रहे हैं। पर हमारे को खुद को ये मालूम नहीं था कि ये घोड़े में क्या जैम है, इस घोड़े में क्या खासियत, वो हमारे नॉलेज में भी नहीं थी। तो जब उन्होंने ये बात कही और मैं आया, फिर हमने मीटिंग करी, बात करी। फिर हमने कहा कि ठीक है, हम राजा भूपत सिंह साहब से मिलेंगे, क्योंकि मारवाड़ी की अगर पहचान 1960 से लेके 70 से लेके अगर किसी आदमी ने इंटरनेशनल लेवल पे भी कोशिश करी या इंडिया में भी करी तो वो राजा भूपत सिंह जी थे। अच्छा। जोधपुर से उनकी पहचान थी। उन्होंने ये काम शुरू किया था, इस घोड़े को कहीं ना कहीं दिखाना, लोगों से बात करना और ये करना। तब मैं उनसे जाके मिला और उनसे सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि भाई अगर अपन इसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो अपन को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तब हमने इसकी सोसाइटी की बात करी। अच्छा। और फिर हमने इसका मारवाड़ी शब्द नहीं लेकर के, क्योंकि हमने कहा कि अगर अपन बना ही रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिजिनस। सही। क्योंकि फिर उसमें सब ब्रीड्स आती हैं, हम एक ही ब्रीड के लिए क्यों काम करें? अपन जितने भी दूसरी ब्रीड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। काम शुरू करेंगे मारवाड़ी से, पर उनको भी करेंगे। तो फिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपन ये करते हैं। फिर हमने सारा एक रिसर्च करके सारे पेपर्स वगैरह बाहर देखे और उस हिसाब से पासपोर्ट नीक शुरू किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी शुरू करी। अच्छा। हमने, और उसमें जब शुरू करने की बात आई तो सोसाइटी बनाने की बात आई। भाई हम किस संस्था से लेके आज को आगे जाएंगे, एक एज एन इंडिविजुअल कौन पूछेगा? तब राजा साहब ने ये हमको राय दी कि भाई क्योंकि मारवाड़ी घोड़े की बात है और अपन उस घोड़े की शुरुआत उससे कर रहे हैं, तो अपन को मारवाड़ महाराजा को अपन को साथ लेके चलना चाहिए। राजा भूपत सिंह जी महाराज साहब के काका लगते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब अध्यक्ष तो हम आपको लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बात सही है, पर सबसे पहले अपन मौका महाराजा जोधपुर को देंगे। तो फिर मैं फ्रांसिस्का राजा साहब, हम महाराजा गज सिंह साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट करी और उनको बताया कि इस तरीके से हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, लेट अस मेक दिस सोसाइटी। फिर हमने वो सोसाइटी की सारी कार्रवाई करी। महाराजा साहब जोधपुर ने ये राय दी थी, विच वी अप्रिशिएट, कि आज तक हम उसको एक हमारे लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ हुई कि उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीने में अपने ये बालोतरा का मेला आने वाला है और बालोतरा ही अपन मलानी का एरिया मान करके मारवाड़ी की शुरुआत वहाँ से ही मानते हैं, इसलिए अपनी पहली मीटिंग जो होगी फाउंडेशन की वो अपन बालोतरा में करेंगे। तो उस हिसाब से 95 में हम लोग वहाँ 97 में हम लोग सब महाराज ये जसवंत सिंह साहब जो मंत्री थे बीजेपी से, उनके घर पे जसोल हाउस में हमारी मीटिंग हुई। राजा साहब भूपत सिंह साहब थे, जसवंत सिंह साहब थे, महाराज साहब थे और भी लोग थे, और वहाँ हमने सब ने साइन किया उन डॉक्यूमेंट्स को और इस सोसाइटी की शुरुआत वहाँ से हुई। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे गज सिंह साहब रहे, राजा भूपत सिंह साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रहे और मैं उसका सचिव रहा। और 11 मेंबर्स हमने लिए, ऑल इंडिया से, सब जगह से लिए, साउथ से, बिहार से, सब अच्छे अच्छे जो घोड़ों से, उसमें कश्मीर के करण सिंह जी के लड़के वो भी मौजूद थे, यूपी से लोग थे, सभी जगह से लिए और हमने वो सोसाइटी बनाई।
उससे फिर हमने ये सारी प्रक्रिया शुरू करी, गवर्नमेंट से बातचीत शुरू करी, बाहर विदेशों से बात करी और हम बैन हटाने में सक्सेसफुल हुए। अच्छा। बैन हटा। बैन में जब हटने की बात आई तो फिर महाराज साहब ने और ज़ायनिस्ट ने और हम सब ने भी बैठ के ये तय किया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ओपन लाइसेंस नहीं रखेंगे। अच्छा। ओपन लाइसेंस का मतलब है कि कोई भी घोड़ा कहीं भी निकाल दे। हाँ। तो हमने उस बात को एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि हम भी आपकी इस बात से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी पॉपुलेशन थोड़ा कम है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे ही चले जाए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक जो मुद्दा था वो ये था कि बाहर अब्रॉड में घोड़े का स्लॉटर भी होता है और घोड़ों का मीट भी यूटिलाइज होता है, फ्रांस में और कई कंट्रीज में होता है। तो जब हमने गवर्नमेंट को पूछा था कि ये बैन क्यों है, तो सबसे पहले उनका मुद्दा यही बताया था। अच्छा। कि एक तो डिजीज़ और दूसरा इस कारण से हम घोड़े को नहीं बेचते। तो हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ओपन लाइसेंस हटा दीजिए, लाइसेंस पे रखिए। और लाइसेंस पे रखने का मतलब ये था कि आप अप्लाई करें, कौन ले जा रहा है घोड़ा, क्यों ले जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, देने वाले का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हो। तो उस हिसाब से ये सोसाइटी का पहला काम जो था वो हमने ये किया। और 97 में सोसाइटी बनी, 99 में रजिस्टर हो गई और 1 साल के अंदर अंदर हमने सारी प्रक्रिया पूरी करके 2000 में 6 घोड़े मारवाड़ी यहाँ से डुनलोड स्टेबल से अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट किए। तो सबसे पहला काम तो ये था। उस वक्त पासपोर्ट वाला सिस्टम नहीं था, रजिस्ट्रेशन था। लेकिन वहाँ जो खरीदने वाले थे फ्रांसिस्का ले उनको भी तो कुछ भले पासपोर्ट नहीं बना था, लेकिन डीएनए वगैरह नहीं, डीएनए सब भी चेक्स वो तो नहीं, करवाते। उस वक्त भी डीएनए नहीं था। अच्छा। डीएनए भी नहीं था, पासपोर्ट का सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता था। अच्छा। कागज पे आईडी तो बनती थी, जैसे अभी बनती है वैसे आईडी बनती थी। वो इंटरनेशनल नॉर्म्स थे। और ब्लड सैंपलिंग जरूर नहीं पड़ती थी। यानी कि अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने हमें इजाज़त दी कि आप हमारे यहाँ घोड़ा ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि हमारे जो मेडिकल टेस्ट हैं वो घोड़ा वो पास होना चाहिए। तो वो सारे टेस्ट हमने अमेरिका में भी कराए, क्योंकि यहाँ पूरी फैसिलिटी नहीं थी। और कुछ टेस्ट हमने एनआरसी में यहाँ इंडिया में कराए, और जो पास हुए घोड़े उनको ही हमने अमेरिका भेजा। तो 6 घोड़े गए थे उस वक्त, और वो फ्रांसिस्का खुद ही लेके गई थी, और आज तक वो उन्हीं की ब्रीडिंग में उन्हीं से वहाँ से ही ब्रीडिंग अभी तक हो रही है। तो काफी संख्या भी बढ़ गई होगी। अब तो अमेरिका के अंदर अंदर कम से कम 20 एक घोड़े तो अमेरिका में हो गए, 10 तो फ्रांसिस्का के पास हैं, 10-12 घोड़े इधर उनके यहाँ से जो ब्रीड होकर के अपने पंजाब के ही लोग हैं उन्होंने खरीदे, उनके पास हैं। और अब तो वहाँ पर सरोगेसी भी हो गई। अच्छा। और सीमेन का भी आर्टिफिशियल भी चालू हो गया वहाँ पर, सरोगेसी हो गई, एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गए मारवाड़ी में वहाँ पर, वो भी सब चालू हैं। और यूँ अगर अपन आज की तारीख में अगर अपन वहाँ से अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, इन कंट्रीज़ में भी मारवाड़ी घोड़े मौजूद हैं। तो अब मेरा ये अनुमान है, अंदाज से पहले 27 थे, अब करीबन 35 के आसपास हो गए। ये इतने घोड़े आज अब्रॉड वहाँ हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज में। तो दर्शकों, यहाँ पहले भाग का अंत करते हैं। बने रहिए, और दूसरा भाग आ रहा है। रघुवेंद्र जी से और बातचीत करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।